नमस्कार साथियों, रुद्रा क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल का नाम अब रुद्रा क्लासेस केकड़ी कर दिया गया है, जो कि पहले रुद्रा क्लासेस बाय एनएल सर था। तो अब आप हमें रुद्रा क्लासेस केकड़ी के नाम से सर्च कर सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो क्लासेस देख सकते हो। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास सभी कॉम्पिटिटर के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, जैसे कि CAT हैं, पशु परिचर हैं और भी जो अन्य महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं जिसमें कि जनरल साइंस, दैनिक विज्ञान या फिर सामान्य विज्ञान आती हैं, उन सभी के लिए, जैसे कि हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट है। इसके अलावा जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जिनमें जनरल साइंस आती हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि एक परिसंचरण में रुधिर हृदय से कितनी बार गुजरता है। तो एक परिसंचरण पूरा करने में अपने हृदय से रुधिर 2 बार गुजरता है, इसीलिए हमारे रक्त परिसंचरण को दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं, क्योंकि एक चक्र में रक्त अपने हृदय से 2 बार गुजरता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2। और मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं उतनी ही तेज़ गति से फिर और आपके लिए क्लासें लेके आता हूँ। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिनेप्स में आवेग का स्थानांतरण होता है। यानी कि जो सिनेप्स हैं, सिनेप्स कहते हैं 2 तंत्रिकाएं आपस में जहाँ पे जुड़ती हैं, उस जुड़े वाले स्थान को कहते हैं सिनेप्स। तो वहाँ पे एक तंत्रिका से निकल करके दूसरी तंत्रिका में जब आवेग जाएगा, सूचना जाएगी, तो कैसे जाती हैं ये बताना है आपको। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको वैसे 4। इन 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है उसकी दिशा बतानी थी कि सूचना किस दिशा से किस दिशा में जाती हैं। तो ये जाती है बेटा एक न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष सिरे से दूसरे न्यूरॉन के ध्रुमाशय की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। यानी कि तंत्रिकाक्ष सिरे से कहाँ जाएगी? न्यूरॉन के ध्रुमाशय की ओर जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। यानी कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3 सही हैं और 1 गलत है, उस गलत को पहचानना है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है एड्रिनलिन हार्मोन का नाम है, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है क्या? बिल्कुल गलत। ये तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। इसीलिए ये गलत हमने पहचान लिया कि भाई ये पहला ही ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। जबकि ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण से ही निकलता है, ये सही ऑप्शन है। एस्ट्रोजन अंडाशय से निकलता है, ये भी सही है। और थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ये भी सही है। इसलिए ये गलत ऑप्शन ढूंढना था, तो ये गलत ऑप्शन हमने ढूंढ लिया, ए वाला ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी में संकरण से बनने वाले संकर संतति का अनुपात क्या होगा। जब देखिए एक इस प्रकार का है कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, और दूसरा जो युग्म है या जो पेरेंट है वो स्मॉल टी वाला है, तो इन दोनों के बीच में जब हम संकर करवाएंगे तो इससे 2 पौधे तो ऐसे बनेंगे जिनमें एक बड़ा टी और दूसरा छोटा टी होगा, और 2 पौधे ऐसे बनेंगे जिनमें दोनों टाइम छोटा टी होगा। इसका मतलब यहाँ पे संकर संतति का जो अनुपात होगा वो होगा 1:1। कितना होगा? 1:1 होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न है, यदि एक दर्पण की फोकस दूरी प्लस 60 सेंटीमीटर हो तो दर्पण कैसा होगा। अब देखिए इसके अंदर ये 60 सेंटीमीटर की जगह चाहे कोई भी वैल्यू दो, इसका अभी कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मतलब है सिर्फ इस प्लस का। इस प्लस को देखकर को आपको आंसर बताना है कि प्लस में किसकी फोकस दूरी होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है, यानी कि धनात्मक वाला दर्पण बताना है आपको। तो धनात्मक जो फोकस दूरी होती हैं वो होती हैं अपने उत्तल दर्पण की। कौन से दर्पण की होती है? उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। ओके, और
ऋणात्मक यदि यहाँ पे फोकस दूरी आती तो वो हो जाती किसकी, अवतल दर्पण। ओके, चलिए भाई अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो मात्रा है उसको कौन नियंत्रित करता है, कम या ज्यादा प्रकाश को कौन आने जाने देता है, तो प्रकाश की जो मात्रा का नियंत्रण करता है वो करता है अपनी आंख का जो काला पार्ट होता है, आइरिस जिसको हम कहते हैं, हिंदी के अंदर इसको परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका। तो आइरिस इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। यानी कुंडली में हमारे को क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध। अब चाहे कुंडली में ज्ञात करें, तार में ज्ञात करें, चाहे किसी भी और डिवाइस में ज्ञात करें, प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बताना आपको। तो किसका, प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या बताना है, सूत्र बताना है। तो देखो आपको ओम का नियम याद होगा। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। तो V बराबर आई आर से जब आप R पता करोगे तो I कहाँ चल जाएगा, नीचे, V के नीचे चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, R बराबर V बटे आई। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये ओम के नियम से ही निकाला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 चालक तार श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो अब देखो कोई चीज श्रेणी क्रम में है ये प्रतिरोध, और जब ये श्रेणी क्रम में है तो हम इनके तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सीधा ही जोड़ते हैं। तो 1 को, 2 को और 3 को सीधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 6 ओम कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब सही से पढ़ो ऑप्शन को। ऑप्शन में पहला पढ़िए 1 ओम से कम, नहीं, क्योंकि 6 ओम अपना आंसर आ रहा है, इसका मतलब 1 से कम तो नहीं है, वो तो 1 से ज़्यादा ही है। 3 ओम से कम, नहीं भाई 6 आंसर आ रहा है, 6 ओम आंसर आ रहा है, 3 ओम से कम कैसे होगा। सी ऑप्शन है 1 ओम से ज़्यादा, हाँ 1 ओम से तो ज़्यादा है, लेकिन एक बार डी वाला ऑप्शन और पढ़ो, 3 ओम से ज़्यादा। तो सबसे बेस्ट रहेगा 3 ओम से ज़्यादा, क्योंकि अपना जो आंसर आ रहा है वो 1 से ज़्यादा तो है लेकिन वो 3 से भी ज़्यादा है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 3 ओम से ज़्यादा अपना आंसर बनेगा, क्योंकि अपना आंसर सही आ रहा है, इसमें 6 ओम आ रहा है। ओके चलो भाई अगर यहाँ ऑप्शन 6 ओम होता तो वो एकदम सही होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 6, 5, 4, 3 ऐसा नहीं बना करके कम ज़्यादा का बता दिया इसने, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तेलीय पदार्थ जैसे कि चिप्स, नमकीन आदि का कुछ दिनों बाद खराब हो जाना क्या कहलाता है। तो देखिए बेटा ये जो खराब होने की प्रक्रिया है जिसमें कि तेल के अंदर दुर्गंध आने लग जाती है, तो ये होता है ऑक्सीकरण की वजह से उस तेल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं विकृति गंधिता। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता, यानी कि उसके अंदर खराबी होने की वजह से, ऑक्सीकरण होने की वजह से गंध आने लग जाएगी, इसको बोलते हैं विकृति गंधिता। चलिए अगला प्रश्न है कि एक अणु जिप्सम में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं। तो आपको जिप्सम का सूत्र याद होगा, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, यानी कि इसमें 2 बोल रहे हैं, यानी कि 2 H2 होते हैं, यानी कि H2 के कितने अणु होते हैं, जल के कितने अणु होते हैं, 2 होते हैं। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, कि इसमें क्रिस्टलन जल के 2 अणु होते हैं जिप्सम में। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। तो आपको अम्लीय ऑक्साइड बताना है। तो इसके अंदर देखिए पहला ऑप्शन है Na2O, ये अम्लीय ऑक्साइड नहीं होकर क्षारीय ऑक्साइड है, क्योंकि ये धात्विक ऑक्साइड है। बी ऑप्शन जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये उदासीन ऑक्साइड होता है। सी ऑप्शन है CO2, ये एकदम सही ऑप्शन है। CO2 क्या होता है, एक अम्लीय ऑक्साइड है, क्योंकि ये अधात्विक ऑक्साइड हो गया। और MgO ये फिर से धात्विक ऑक्साइड है, तो ये वापस क्षारीय हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अम्लीय ऑक्साइड पूछा इसलिए। चलिए अगला प्रश्न है कार्बन का वह अपर रूप जो उच्च ताप पर अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टर के रूप में महत्वपूर्ण है। तो जब आप तापमान बढ़ाते हो तो उच्च चालकता वो बताता है, उच्च चालकता बताता जो है, उसी लिए उसको अति चालक कहेंगे। तो ये होता है फुलरीन। क्या होता है, फुलरीन होता है। चलिए अगला प्रश्न है डिटर्जेंट यानी अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया किस प्रकार के जल में होती है। तो देखिए डिटर्जेंट की जो सफाई प्रक्रिया है ये दोनों ही प्रकार के जल में होगी, कठोर जल में और मृदु जल में, दोनों ही प्रकार में। क्योंकि साबुन केवल मृदु जल में ही काम करता है, लेकिन जो अपमार्जक होता है वो कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जलों में काम करता है। तो ऑप्शन सी से रहेगा। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन से बनी संतानों में अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्यों पाई जाती हैं, उसका कारण बताना है। तो कारण देखिए इसमें
ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन बना रखे इसमें। पहला ऑप्शन है लैंगिक जनन एक लंबी प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है एक ही जाति के दो जनकों से जन्म द्रव्य आता है। हाँ, तो ये बी ऑप्शन सही है कि एक ही जाति के दो जनकों से जन्म द्रव्य आता है, इस वजह से संतानों में अधिक क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि दोनों जनकों से जो जन्म द्रव्य आता है उसके अंदर क्या होता है, जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय होने की वजह से विभिन्नताएं आती है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव क्या होता है। तो पृथ्वी के चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है वो अपने भौगोलिक कौन सा ध्रुव होता है कहने का मतलब, तो वो अपने उत्तरी ध्रुव पूछा इसमें पृथ्वी के चुंबक का, तो वो भौगोलिक उत्तर में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट सही है। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।